अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़ीक़त के साथ आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस प्रोग्राम के लिए लाइव प्रोग्राम के लिए इस स्टूडियो में मौजूद हैं और हम गुज़श्ता हफ्ते पे एक ताराना निगाह डालते हैं, तो इस वक्त जो मौसम है आज़ादी की, मौसम के बाद आज़ादी की खुशियाँ मनाने के बाद जो है एक पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पर शुमाली इलाक़ाजात में जो भी सानह हुआ, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, बारिशों का एक सिलसिला शुरू हुआ, मानसून की बारिशों की वजह से, लैंडस्लाइडिंग की वजह से जितनी अमवातें हुई और एक बहुत ही बुरी सूरत हाल हुई बारिश की वजह से। और उसके बाद कराची शहर में 3 दिन से जो मंगल से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, आज जुमे के दिन भी जो है वो हल्की हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है और पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह बारिशों ने तबाही मचाई है, यकीनी तौर पे इस बात को तो हमें देखना पड़ेगा। और हुकूमत जितना कह रही थी उतना तो काम नहीं किया था, लेकिन उसके बाद इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है हमें तबाहकारियाँ देखनी पड़ी, अमवातें हुई और अमलाक का नुकसान भी हुआ। इस वक्त नेचुरली तो तमाम कारोबार जो है वो इस वक्त ये मानसून की बारिश की वजह से पसे पुष्ट चला गया है। और सियासी सूरत हाल में भी ये है कि चूँकि टैरिफ की जंग जो इंडिया के साथ अमेरिका की चल रही है, उस टैरिफ की जंग की वजह से एक पूरी दुनिया के अंदर जो है एक अजीब सी जमूद का शिकार नज़र आ रही है कारोबार के हवाले से। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने, पहले इंडिया गए, इंडिया से काबुल, काबुल से पाकिस्तान आए, यहाँ मुज़ाकरात पे तिजारत के हवाले से बात हुई, CPEC को फ़ेज़ 2 के हवाले से बात हुई और बहुत सारे ऐसे हवालात थे जो कि मुस्तक़बिल में यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मईशत के लिए जो है वो एक अच्छा शगुन साबित होगा। नेचुरली जब हम आज यहाँ बैठे हैं तो इस मौसम में, इस मौसम को हम ना तो बहुत ठंडा कह सकते हैं ना बहुत गर्म कह सकते हैं, लेकिन ये मुतादिल मौसम है और बारिशों के सिलसिले की वजह से जो है तमाम की तमाम जो है कारोबारी सरगर्मियाँ वो मुंजमद हो चुकी हैं। सूरत हाल ये है कि कराची शहर में के 100 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश हुई और इस 100 मिलीमीटर की ज़्यादा से बारिश की वजह से पूरी कराची जो है तहस नहस हो गया। और हमने देखा कि गुज़श्ता मंगल या बुध के दिन जो बारिश हुई उसकी वजह से पूरा शहर जो है वो पूरा समंदर का मंजर पेश कर रहा था और तकरीबन हर शहर, सड़कें जो हैं और हर गलियां जो हैं वो पानी से डूबी हुई थी, जिसमें गाड़ी तक भी जो है वो डूब चुकी थी। लेकिन बहरहाल हुकूमत सिंध ने, इंतज़ामिया ने काम किया और आहिस्ता आहिस्ता पानी की निकासी हुई। लेकिन अभी भी जो कराची के जितने भी कारोबारी मराकज़ हैं वहाँ पर पानी का जो है ठहरा हुआ है और हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं। उन मैसेजेस में भी यही बात की जाती है कि कारोबार जो है वो ख़राब हो गया है, पानी ठहरा हुआ है, ख़रीदार आने से गुरेज़ा है, तो लिहाजा इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अतराफ़ में, जो कि एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो पूरी कराची शहर का चैम्बर है, तमाम की तमाम ताजरान का एक मरकज़ है, उसके अतराफ़ की जाके सड़कें देखें तो वो तालाब बनी हुई हैं आज तक और इंतज़ामिया काम कर रही है। लेकिन इंतज़ामिया उन जगहों पर सबसे ज़्यादा उन्होंने तवज्जो दी है जिन जगहों पर जो मेन सड़कें हैं या मेन गुजरगाहें हैं उनकी जानिब उनकी तवज्जो ज़्यादा है और बाक़ी जितने भी इर्द गिर्द की सड़कें हैं वो तमाम की तमाम जो हैं वो अभी भी पानी में डूबी हुई हैं। इसी तरह कोरंगी डिस्ट्रिक्ट एरिया है, साइट का एरिया है, साइट सुपर हाईवे है और दीगर भी जितने भी टाउन एसोसिएशंस हैं उनकी तमाम जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। क्या कह सकते हैं, एक के अंदाजे के मुताबिक जो ताजरान कहते हैं, हमने कोई हतमी इसका कोई सर्वे तो नहीं किया कि 15 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है ताजरों को। कहाँ तक हकीकत है, कहाँ तक सच्चाई है, इसमें हम गुफ्तगू करेंगे। तो आज हम इस प्रोग्राम में हमने जिन मेहमान को बुलाया है वो ख़ासतौर पर हमने जुनैद नकी साहब को बुलाया है। जुनैद नकी साहब जो हैं ये सदर है काटी के, कोरंगी ट्रेड एंड एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर हैं जुनैद नकी साहब, और इनको हमने बुलाया है और इनसे हम पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है इस हवाले से कि जो बारिशें हुई उस बारिशों के बाद और दीगर जो भी मुआशी जो सूरत हाल है उसके हाथ से गुफ्तगू करेंगे। तो थैंक यू जुनैद नकी साहब, आपका शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान भी जो है रहमान साहब वो आने वाले हैं, वो थोड़ा रास्ते में है, आज ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा उनको देर होगी, तो वो भी जैसे पहुंचते हैं तो हम उनका भी तारुफ कराएंगे और उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। तो लेकिन बहरहाल हम प्रोग्राम को आगे चलाते हैं और जुनैद नकी साहब की तरफ चलते हैं। जुनैद नकी साहब, क्या सूरत हाल है आपका? गुज़श्ता दिनों मेरे पास एक मैसेज आया कि बारिशों के बाद कराची शहर के अंदर जो भी सूरत हाल है उस सूरत हाल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा आप परेशान भी थे और आप अपनी बयान भी दे रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई देखें, आपने एक मंजरनामा पेश कर दिया है कराची में जो सूरत हाल रही। अब रिपीटेडली हम बात करें उसमें जानी नुकसान भी हुआ, लोगों ने देखा, बिल्कुल, और तकालीफ बहरहाल हुई। अब इस वक्त पोजीशन ये है कि अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें
तो वो निकासी आब ना होने की वजह से कई एक फैक्ट्रीज के अंदर जो है और गोदामों में वो पानी आ गया। उस नुकसान का भी आपने जो है बताया कि वो नुकसान भी हुआ है। लेकिन अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि आज बहुत हल्की फुल्की बारिश रही, कोई बारिश नहीं थी, लेकिन इस वक्त बिजली की सूरत हाल ये है कि आज आप समझ लें 48 आवर्स हो गए हैं, बहुत सारे इलाकों में बिजली नहीं आई है अभी तक। सर बिल्कुल बिल्कुल इलाकों में बिजली नहीं आई है और सनती इलाका जो है वो उसमें गुजरगाहें भी जहाँ पानी उतर भी गया है, लेकिन वो जो दलदली और वो जो कैफियत हो गई है एक रोडों पे, जो कीचड़ है और जो पानी बह गया और कचरा रह गया है, वो वाली सूरत हाल है। और लेबर को आने जाने के वो रास्ते जो हैं वो दुश्वार गुजार हैं। और आप शायद हकीकत इसको समझें या नहीं, लेकिन कोरंगी में एक रोड है, रोड 10,000 जी, आज भी उसमें जितनी फैक्ट्रीज हैं उनकी उस वक्त की सूरत हाल ये है कि लोग फैक्ट्री नहीं जा सकते क्योंकि वो रास्ता बिल्कुल ब्लॉक्ड है और वो दलदल बना हुआ है रास्ता, और वहाँ गाड़ियों की आमदरफ्त बिल्कुल बंद हो गई है। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए डिपार्टमेंट यकीनन लगे हुए तो हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि काम बहुत सुस्त रवि से हो रहा है। उस काम में जो पेशरफ्त जल्द से जल्द होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अच्छा, अब जो बात हुई इसमें जो आपने कहा कि जी मैंने बयानात भी दिए, तो मैंने हाईलाइट ये किया है कि जी अब एक बारिश में जो कि 4-5 घंटे एक दिन बारिश हुई कराची 19 अगस्त को, उसमें हमने ये देख लिया कि किस कदर तबाही हमने देखी। बारिश भी तेज थी, बारिश तेज थी, 250 मिलीमीटर यकीनन बारिश हुई है एक एज एन एवरेज पूरे कराची में। और मेयर साहब ने एक्सेप्ट किया है कि जी देखिए निकासी जो है वो एक दिन की 40 मिलीमीटर की है और एक दिन के अंदर बारिश हो गई है 250 मिलीमीटर। तो यकीनन पानी तो रोड पे खड़ा होगा और रोड पे भी जगह नहीं मिलेगी तो वो घरों में भी घुसेगा, कारोबारों में भी घुसेगा। आपने ओल्ड एरिया की भी बात करी, उसमें कई एक मार्केटों में जो है वो छोटे दुकानदारों की ओल्ड एरिया में बहुत बुरा हाल हुआ और बेचारे जो है वो जिसका कुल असासा था दुकान, वो पूरी जो है पूरे जो है वो माल ख़राब हो गए। लेकिन बहरहाल अब सर करने का काम ये है, आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम सिंध गवर्नमेंट की बात करें, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की बात करें, KDA की बात करें, KMC की बात करें, सिंध सॉलिड वेस्ट, जो भी इदारे हैं, आप मिनिस्ट्री की बात करें, लोकल गवर्नमेंट की जितने इदारे हैं, 15 साल से सिंध गवर्नमेंट ही चला रही है। जितने डेवलपमेंट के अलावा कुछ कंटोनमेंट्स हैं और कंटोनमेंट्स के हालात बहुत बेहतर हैं। नहीं सर, कैसा बेहतर है? हम देखते यही है कि जी डिफेंस के भी वही हालात थे। मेरे पास डिफेंस की फुटेज है, डिफेंस जो है पानी में डूबा हुआ है, उनकी सड़कों का भी बुरा हाल है, घरों में पानी घुस गया है। मैं अर्ज करूं तो हाँ, वहां पे भी है। मैं अर्ज करूं आपसे, देखिए मरीज का भी वही हाल है। यकीनन देखिए कुछ जगहों पे अभी भी डिफेंस में पूरा सही नहीं हो गया जी, लेकिन जो कुछ गुज़िश्ता 3 साल पहले शहर की मेरे पास फुटेज आई कि टिल आज तक पानी भरा हुआ है। और शहबाज भी ये जगहें हैं, लेकिन क्योंकि हम अगर टोटलिटी में बात करें तो उन्होंने 70-80% मसला डिफेंस का जो 3 साल पहले हुआ था, जो तबाही मची थी डिफेंस में, उन्होंने वॉर फुटिंग पे काम किया था और हमने देखा था भाई डिफेंस की सारी सड़कें खोद दी उन्होंने और उन्होंने निकासी आपका काम किया। अब इस वक्त की पोजीशन हमें जो नज़र आ रही है कि अगर हमने कोई शहर में अगर ये तय करना है कि यार ये दुनिया का 7वां बड़ा शहर और पाकिस्तान को 50% से ज़्यादा रेवेन्यू और एक्सपोर्ट देने वाला शहर, FBR कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, आपका सिंध रेवेन्यू बोर्ड, सिंध का इदारा ये कह रहा है रेवेन्यू बोर्ड कि 96% आपने जो है वो इस साल जो टैक्स कलेक्ट किया है, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया है, वो कराची से किया है। तो आप खुदारा वो तो हर साल करते हैं। अब नहीं देखिए ना, तो अब पूरे सिंध की आबादी और पूरे सिंध का अहाता करें और कराची का पोर्शन देखें, उसमें आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी, तो सर उसका एक प्रोपोर्शन बनेगा ना। आपकी जो डेवलपमेंट के काम है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड अगर तालीम के लिए पैसे लेता है तो पूरे सिंध में खर्च होते हैं, सेहत के लिए लेता है तो पूरे सिंध में खर्च होते हैं, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो कराची से हो रही है। तो वो रेवेन्यू भी तो पूरे सिंध में ही होगा ना खर्च। सर मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर आप कलेक्शन सिर्फ कराची से हो रही है, खर्च पूरे सिंध में हो रहा है, लेकिन बहरहाल ये तो जायज़ बात है कि ये नहीं है कि अगर रूरल एरिया जो है वो अर्बन के साथ है और अर्बन कलेक्ट कर रहा है तो वो रूरल में खर्च नहीं होगा। डेफिनेटली उसका फ़ायदा रूरल को मिलना चाहिए, इस बात पे तो हम राज़ी हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जी बिज़नेस कम्युनिटी के तौर पे कि सबसे पहले तो शायद हमारे अंदर ही ये फुकदान है कि 7 इंडस्ट्रियल एरिया और हम अम्ब्रेला हैं कराची चैम्बर के, और हम शायद अभी एक आवाज़ नहीं हो सके। हम अपने अपने कहीं ना कहीं मफादात की जंग में जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और फिर
एक आवाज़ कोई उठाता है, दूसरी आवाज़ नहीं उठा सकता, कि वो कहता है यार ये मेरे इंडस्ट्रियल एरिया का, तो ये शायद ये प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें शायद एक फुकदान हमारा ये है कि हमें कलेक्टिवली जो है वो कराची के लेकिन लिए। एक चीज़ मुझे बताया यहाँ पर, मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि काइट बनी ना, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री, जिसे कि खुद नीम मुख्तार कर दिया गया। ठीक है, आपको फाइट बनी, फेडरल बेरिया बनी, आपके इसी तरह लाइट बनी, लांडी में निकाटी बनी, नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री। तो इनको एक सेमी गवर्नमेंट बना दिया, एक फंड दे दी गई, काम आप लोगों ने खुद किया, कोरंगी में आप लोगों ने खुद ही काम किया ना, तो ये क्या निकासी आपका काम नहीं किया आप लोगों ने? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, 2017-18 की आप बात कर रहे हैं, जो 1 अरब 5 करोड़ रुपए काइट को मिले, उसमें 14 प्रोजेक्ट थे, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो हमारे पास जो है ना वो फॉरेंसिक ऑडिट भी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी, उसकी कितनी दफ़ा जो है वो उन्होंने हमसे तकरीबन लास्ट जो हमने उनको अकाउंट्स दोबारा दिए, क्योंकि अकाउंट्स होते हैं और सबमिट हो रहे होते हैं, जब प्रोजेक्ट बन रहे होते हैं तो उनके अंदर बहुत, जब सरकारी तौर उसके अंदर कंप्लाइंसेस करने हो, कंसल्टेंट हो, इंजीनियर हो, तो आपके पास सारे जो है ना ऊपर प्रेशर होते हैं। तो हमने कोई 25 कार्टन 45,000 रुपए के कोई 35,000 पेपर जो है वो हमने फोटो स्टेट, और हमने कहा खुदारा अब इस दफ़ा पढ़ ज़रूर लीजिएगा, ये तीसरी दफ़ा है। तो वो जो 14 प्रोजेक्ट हैं वो 2018 में 1 अरब 5, ये आखिरी दफा मिले 2018 में, 2017-18 में। ये कोविड से पहले की बात हो रही है। जी कोविड से पहले, और आज 2025 में हम खड़े हैं, उनको मेंटेन भी किया हुआ है ऑन ग्राउंड, ये सारी चीजें, उसमें रोड्स भी शामिल हैं, उसमें निकासी, रोड्स तो बने हैं, ये तो हमने भी देखा, लेकिन निकासी आपके सिलसिले के बारे में मेन राइजिंग देखिए, पीएस जो हमारा पंपिंग स्टेशन है, वो पंपिंग स्टेशन से लेके नदी तक मेन राइजिंग कहलाती है वो 36 इंच और कहीं 48 इंच की लाइन है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखिए जाके कि वो नदी में पानी आपको बहुत, जितना पानी है कोरंगी का, असल चीज़ ये है बॉटल नेक, कि आपको पानी की निकासी के लिए जो नाले हैं हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये क्योंकि डिपार्टमेंट वो डीएमसी, केएमसी और टीएमसी आ गई, अब उसमें यह है कि ये नाला इसका है, ये रोड इसका है, ये सेवरेज की लाइन केडब्ल्यूएससी ऑपरेट कर रहा है, ये केएमसी ऑपरेट कर रहा है। इसमें इदारों के ऊपर इदारे आपस में ही जो है ना वो है। ठीक है, लेकिन बात वही है ना कि आप लोगों को एक मतलब कि खुले हाथ दिया गया, तो एक चीज अगर बन जाती है तो उसके बाद क्या उसको सिर्फ मेंटेन करना होता है? बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, मेंटेन करने के लिए भी हमें कोई फंड नहीं मिला, नंबर 1। नंबर 2, आज भी जो प्रोजेक्ट काइट ने किए 14 प्रोजेक्ट, आप अल्हम्दुलिल्लाह जो रोड काइट का बनाया हुआ है वो आपको इंटैक्ट मिलेगा। ईबीएम कॉजवे अभी शाहराए शहीद भुट्टो की वजह से जहां से काटी गई थी वही जगह वही है, आप देख लीजिए चल के, वो इस वजह से रुकी हुई है। बाकी पूरी मेटल रोड आपको रनवे की तरह मिलेगी, और आप देखिए लाखों लोग रोजाना एंट्री एग्जिट वहां से करते हैं। तनवीर साहब देखना, हाँ, तो ये इस बहरहाल मैं बॉटल नेक की जिक्र कर रहा था आपसे कि ये जो नदी के अंदर जो पानी जा रहा है, वो नदी ज़ेरे आब नहीं आई, नदी ओवरफ्लो नहीं हुई, आपका नाला जो है स्टॉर्म वाटर ड्रेन जिसको कहते हैं, बरसाती नाला, और जो हमारा जो ड्रेन सिस्टम है जो फैक्ट्री से गंदा पानी की निकासी का है, ये दोनों निज़ाम जो है वो 40-40, 50-50 साल सिर्फ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं बल्कि पूरे कराची में ये चौक हो चुके हैं, ये सिस्टम बैठ चुका है। इसको रिवैम्प की ज़रूरत है, इसको दोबारा इस काम के ऊपर हम ज़मीन के ऊपर, मैंने यही अर्ज़ किया कि देखिए कोरंगी में कितने मेगा प्रोजेक्ट, आपने शाहराए शहीद भुट्टो बना दी, जाम सादिक नया बन रहा है, कोरंगी कॉजवे पे कयूमाबाद से नया ब्रिज बन रहा है, और मेगा प्रोजेक्ट 1-2 आने जा रहे हैं। लेकिन सर ज़मीन के अंदर हम देख नहीं रहे कि ज़मीन के अंदर की पोजीशन क्या है, ज़मीन के अंदर तबाही मची हुई है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खा जाता है। अभी आप कोरंगी की बात कर रहे हैं, आप अगर पूरे कराची के आप इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब कि टाउन एसोसिएशन की बात करें तो क्या सूरत हाल है? सर बुरे हालात हैं। मेरी 2-3 जगहों पे अजीम अहमद अलवी साहब से बात हुई, मेरी भी बात हुई उनसे बात हुई। उनका कहना ये है कि खैर साइट का तो बहुत बुरा हाल है, इसमें तो खैर साइट वालों की वो नहीं है, ये साइट लिमिटेड का गवर्नमेंट का की कसूर है। सर नॉर्थ कराची का भी बहुत बुरा हाल है, नॉर्थ कराची भी जो है वो पानी बहुत देर में उतरा है और लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। साइट 2 रिलेटिवली बाद का बना हुआ ऑर्गेनाइज्ड वे में बना हुआ है, इसलिए
और वो जगह ऐसी है। आप साइट सुपर हाईवे देख लें, उसका भी बुरा हाल है, जबकि वो नया बना था। मैं साइट 2 इसी की बात कर रहा हूँ कि वहाँ नुकसान इतना नहीं हुआ। उसके आने जाने वाले रास्तों पे ज़रा सा जो है वो तकलीफ है, लेकिन वहाँ जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि पानी जो है वो फैक्ट्रियों में घुस गया और साइट सुपर हाईवे में। बाकी बहुत गुंजान और आबादियों के बीच में है, तो वो भी गुलशन मेमार के साथ, लेकिन बाकी तो सैंडविच बने हुए, जैसे हम शाह फैसल, लांडी, मेहरान टाउन, अल्लाह वाला टाउन, लखनऊ सोसाइटी, जमान सोसाइटी, इसमें सैंडविच बने हुए और उसमें भी इंडस्ट्री लग गई अब। और ये इंडस्ट्री कंप्लायंस नहीं है। देखिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को हम हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि कानून की पासदारी होना लाजमी है। अगर किसी ने अपनी पानी की लाइन ऐसी अपनी मर्जी से कहीं लगा दी तो डिपार्टमेंट आन के, अब डिपार्टमेंट असल मसला यही देखें, KWSC का हाल आपको पता है, जिसकी ये कोर, अब उसकी जो है वो जिम्मेदारी ये है कि कराची में पानी देना, और कराची का जो पानी निकलता है, जो वो बिल लेते हैं, वाटर एंड कंजर्वेंसी चार्जेस लेते हैं, निकासी है आपका, उस काम की जिम्मेदारी को पूरा करना। सही कह रहे हैं, लेकिन बात वही है ना कि नाज़रीन, अगर वाटर बोर्ड अगर इतने ही ज़्यादा लॉयल होता कराची शहर से, तो यकीनी तौर पे फायर का टैक्स भी वो लेता है, सीवरेज का भी लेता है, और उसके अलावा कन्वर्सी जो बल्दियात के हवाले से जो भी उनकी खिदमात होती हैं उनकी भी टैक्स लेता है, पानी का भी टैक्स लेता है। काम लेकिन अदालत है। लेकिन बहरहाल अब इस सूरत हाल पे सिर्फ हम सीना को भी कर सकते हैं, या फिर हम वावेला ही मचा सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल जुनैद तकी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम रेंजी प्रोग्राम दरख्त हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल जुनैद नकी साहब, जो कि सदर काटी के, जो कि क्रॉन्गी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सदर हैं, उनको गुफ्तगू सुनी। यकीनी तौर पर कराची शहर में जो बारिशों का सिलसिला है, उस बारिशों के सिलसिले के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाह बर्बादी हुई है, उस तबाह बर्बादी के हवाले से बात हो रही थी। और अब इसी दौरान जब हम वक्फे पर दोबारा वापस आएँ तो हमारे साथ दूसरे मेहमान हमारे जो हैं एम रहमान साहब, वो भी तशरीफ़ ले आए हैं। और एम रहमान साहब का कहना है कि ट्रैफिक की जैम होने की वजह से उनकी लेट वेट रहमान साहब जो है मेरे साथ मौजूद हैं, और ये हैं सदर हैं ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के सदर हैं ये एम रहमान साहब। तो इन्हें भी हम वेलकम कहेंगे। थैंक यू सर फॉर कमिंग। देर आयत दुरुस्त आयत, हाँ देर आयत दुरुस्त आयत। खैर, जुनैद तकी साहब भी बोल बोल के थक गए थे, तो मेरा कहना का मतलब ये है कि अब आप आ गए तो आप थोड़ा सा जो है ना, आप इनकी जो क्या कहते हैं जिम्मेदारी है थोड़ी सी अपने कांधे में भी लें। ये बताइए कि इस वक्त जो कराची शहर के अंदर एक जो सीन चला था आज से बारिश से पहले, मखदूश इमारतों का, कि मखदूश इमारतें जो थी वो गिर रही थी, उसमें जानी नुकसान भी हुआ, हमने देखा भी लियारी में, बगदाद भी हुआ, फिर कराची के दीगर शहरों में। अब ये जो बारिशें शुरू हुई, ये बारिशें जो शुरू हुई, इस बारिशों में तो यकीनी तौर पे जितनी भी बोसीदा इमारतें, मखदूश इमारतें हैं, ये इमारतें तो और मज़ीद जो मखदूश होंगी। तो इस हवाले से एज ए रियल्टर्स आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल साहब। देखिए, ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन या ये जो अपना जो जिन इमारतों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये ऑलरेडी फिगर्स मौजूद हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास, जो कि इसका मॉनिटरिंग इदारा है। अब मसला ये है कि इन लोगों को जो यहाँ पे रिहाइश पजीर है, इनको एंटरटेन कैसे किया जाए, इसकी जिम्मेदारी तो लाजमी बात है जो गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है, उसी की है। तो इसके लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत है। और जो इमारतें यानी कि समझ लें कि इस वक्त ऑलरेडी अभी भी एक मोमनाबाद में इमारत गिरी है कुछ। जी अभी 2-3 दिन कबल की बात है जी। तो इसके लिए फंड्स चाहिए। अब फंड्स अब कब सिंध गवर्नमेंट देती है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को, तो उसके बाद ही ये चीज़ पॉसिबल है। और एज ए रियल्टर देखें, हम तो गाहे बगाहे गवर्नमेंट को आगाह करते रहते हैं कि ये बहुत बड़ा इशू है, इसको आप कंट्रोल करें। और खसूसी तौर पर ये हादसा कैसे जन्म लेते हैं, इसकी भी एक साइंस है। इसमें हमारे कुछ वो बिल्डर्स कह लें या ठेकेदार कह लें या इस किस्म के लोग कह दें, वो कोई ओल्ड पुरानी इमारत परचेज़ करते हैं, चाहे वो 120 गज़ की है, 240 की है या 400 गज़ की है। उसके ऊपर क्या करते हैं, इलीगल पोर्शंस डालते हैं। अब लाजमी बात है, एक चीज़ की जो उम्र थी वो मुकम्मल हो चुकी है, और आप अगर उसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा वज़न डालेंगे तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो यही वजह है कि ये हादसा जन्म दे रहे हैं। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स हैं, आप ये कह रहे हैं पोर्शन माफिया जो है पोर्शन तैयार कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। इसमें देखें, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऑफिसर्स मुलव्वस हैं, वो अंडर हैंड मनी लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, और उसके बाद इनको इजाज़त देते हैं। अगर आपका मॉनिटरिंग अदारा ठीक है और वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं होने दे रहा,
तो ये चीज़ बड़े आसानी से काबू आ सकती है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं है। इसमें KMC के लोग भी शामिल हैं। इसमें अब तो एम्पावर्ड कर दिया गवर्नमेंट ने टाउन इंतज़ामिया को भी। तो टाउन इंतज़ामिया भी अब समझ लें कि इसी कामों में लग चुकी है कि आपसे कितने पैसे ले रहे हैं, मुझसे कितने पैसे लेना है, इससे कितने पैसे, मसला जूँ का तू मौजूद है। तो इसके लिए बहुत बड़ी अपना क्या कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स की ज़रूरत है। और दूसरा एक अभी मैं आपको जिक्र करूँ, अभी एक नया एक मसवदा कानून सामने आया है जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से, SBC के हवाले से जी, जो कि अंडर द सुपरविजन ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड हाउसिंग एंड वर्क्स की जो वजारत है उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है। तो उसमें बड़े अजीबोगरीब मामला सामने आए हैं। उसमें यानी कि जो मॉनिटरिंग अदारा है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वो अपनी नाअहली का सारा मलबा रियल्टर्स, बिल्डर्स, लैंड ओनर्स, डेवलपर्स पे डालने जा रहा है। यानी कि उसमें उन्होंने दो चीज़ें बताई हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन की एक डेफिनेशन की है, एक अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन की है। और उन्होंने कहा है कि अगर कोई बिल्डर या डेवलपर या कोई भी शख्स कोई इलीगल अगर उसकी ज़मीन है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करता है, तो उस कंस्ट्रक्शन के ऊपर उसको 5 साल कैद इलीगल के ऊपर और 10 मिलियन तक उसको जुर्माना हो सकता है। अच्छा। इसी तरह जो रियल्टर इसकी सेल परचेज में आएंगे तो उनको भी 3 साल तक की कैद और 5 मिलियन तक का जुर्माना। इसके साथ साथ एक उन्होंने नई डेफिनेशन की है अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर आपकी ज़मीन तो लीगल है लेकिन आपके पास अप्रूवल्स मुकम्मल नक्शे मुकम्मल नहीं है, तो उसके ऊपर भी वो सजाएं तजवीज़ करने जा रहे हैं। इसी तरह एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि कोई शख्स अगर वो परचेज करता है और उसके ऐसी इमारत जो इलीगल या अनऑथोराइज्ड है तो उसके ऊपर उसको भी सज़ा दी जा रही है। इसके साथ साथ KESC या जो साधारण गैस के लोग हैं या जो भी कनेक्शंस की जो देने वाले अदारे हैं, अगर वो कोई कनेक्शंस भी देता है तो उसको भी 1 साल से 2 साल तक की कैद और 1 मिलियन 2 मिलियन तक जुर्माने करने जा रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में एक अदारा जो इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करता है वो अपनी सारे जिम्मेदारी पब्लिक पर, बिल्डर्स पर, डेवलपर्स पर डाल रहा है। आप कंटोनमेंट एरियाज में चले जाएं, वहां पर ऐसी किसी लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है, ना DHA में जरूरत है, क्योंकि वो बाई लॉज की पाबंदी करते हैं और करवाते हैं। आप कंटोनमेंट की बात कर रहे हैं तो हकीकत है कंटोनमेंट में बड़ी ज्यादा जो है ना वो सारी चीजें, लेकिन कम से कम बिल्डिंग के अच्छा मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, मैं आपकी बात को बढ़ाऊंगा, ये बात करेंगे। मेरे साथ लाइन पे मौजूद है जनाब SM तनवीर साहब। SM तनवीर साहब जो है पेट्रोल इन चीफ हैं UBG यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, PCCI के। तनवीर साहब मेरे साथ लाइन पे मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। तनवीर साहब, आप ये बताइए कि आजकल एक बड़ी लंबी बहस चली हुई है कि पाकिस्तान में कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस वक्त मुआशी सूरत हाल कैसी है पाकिस्तान की? लेकिन जो तो एक नॉर्मल स्टाइल से काम चल रहा है, अगर आप पिछले 2 साल पहले से देखेंगे तो हमारे रिजल्ट्स आर पॉजिटिव, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर पॉजिटिव, स्टॉक एक्सचेंज पीक पर है, डॉलर जो 350 रुपए से आगे 500 की तरफ जा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह 280-285 पे स्टेबल है। मोदीज ने आपकी रीडिंग को अपग्रेड किया है। तो अगर आप सवाल पूछते हैं तो पहला तो जवाब मेरा ये है। अगर आप आगे बात करते हैं कि मैं क्या आजकल बोल रहा हूँ, इशू ये आ रहा है कि देखें ये एक इंडिया और पाकिस्तान की एक जंग हुई, बिल्कुल उस जंग के बाद हमें और ज्यादा रियलाइज हुआ कि अगर ये गंदा दुश्मन हमारे पे हावी हो जाता तो हमारा क्या बनता, हमारे बच्चों का क्या बनता, हमारा क्या फ्यूचर होता। बिल्कुल उसके लिए आज इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो उसका GDP साइज है वो $4 ट्रिलियन है, हमारा $412 बिलियन है। हमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। 78 ईयर्स पास्ट हो चुके हैं। हम अगर इसी सिस्टम पे चलते रहे तो 5% 10% ऊपर नीचे पे ही हम प्ले करते रहेंगे और एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहेंगे। इससे निकलने के लिए हमारे को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। हमारे को बहुत सख्त मेहनत की जरूरत है। अगर वो काम करेंगे तो हम कामयाब होंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है।
अच्छा, बहुत बेहतरीन मुल्क है ये। तनवीर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ। मुझे बताइए कि ये एक वो चली हुई ये बात के जनाब के इकोनॉमिकल आपको अगर पावर बनना है या मुआशी सरमनी को तेज़ करना है तो आपको यकीनी तौर पे जो है वो अमन अमान की और आपके जो भी गुड गवर्नेंस की जो सूरत हाल पैदा करनी पड़ेगी। इसके लिए सूबों में इजाफा करने की बातें हो रही हैं, उस पर हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, मैं ही आदमी हूँ जिसने सबसे पहले सूबों का ये मुद्दा भी उठाया हफ्ता 10 दिन पहले से। देखें, जब आप इतने बड़े बड़े सूबे हो गए हैं तो क्या पूरे पंजाब में सिर्फ लाहौर ही है, पूरे सिंध में सिर्फ कराची ही है, पूरे KPK में सिर्फ पेशावर ही है, पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ कोयटा ही है, बाकी कुछ भी नहीं है क्या? वहां पर हमने फोकस नहीं होना, वहां पर हमने स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं करना। हर शहर का, हर प्रोविजन का, हर डिवीजन का अपना एक पोटेंशियल है। जी बिल्कुल। कोई ओनर तो पैदा करेंगे ना वहां पर हम। अगर हम ओनर नहीं पैदा करेंगे तो आज KP में क्या हुआ आपको पता? जुल्फिकार मिंटू साहब ने 3 साल से बोल रहे थे ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये ग्लेशियर गिर जाएंगे। ग्लेशियर गिर गए, हजारों आदमी मर गए वहां पर। बेशक। कोई पूछने वाला है? कराची में क्या हो गया मुझे बताएं ना। इस वक्त कराची में मजाक हमने बना लिया। उस वक्त पूरे छोटे छोटे शहरों में क्या, और हर शहर का एक पोटेंशियल है। मैं सखर जाता हूँ, 4 कंटेनर खजूर के एक्सपोर्ट होते हैं, बट क्या वो वैल्यू एडिशन हो रही है? हम बाहर से खजूर लेकर आते हैं, खजूर चॉकलेट में रैप हुआ हुआ है, खजूर फलाना हुआ हुआ है, खजूर, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है, कोई लोकल लेवल पे। इसमें सुबह इसमें मुझे एक बात समझाइए कि अगर सूबे में, अगर सिंध में अगर मिसाल में 2 सूबे बनते हैं या 3 सूबे बनते हैं, लेकिन क्या मतलब है कि क्या इससे क्या एक्टिविटी में क्या मजीद इजाफा आएगा? देखिए, हम तो 2-3 बोल ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं हर डिवीजन को सूबे में कन्वर्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसमें हर डिवीजन का जो कमिश्नर है उसको चीफ सेक्रेटरी बना दें आप उसको। ठीक है, तो आपके पास इतने रेवेन्यू है पर उसका सॉरी आप रिपीट कीजिए। मैंने कहा आपके पास इतने इंतजामी सलाहियत मौजूद है कि हर डिवीजन को आप एक सूबा बनाएं। देखिए, इंतजामी तो मसला ही नहीं हो, तो ऑलरेडी वहां पर बैठे हुए। हम तो कह रहे हैं वहां का ओनर ला के बिठाएं, जिसके दादा परदादा की कब्र हो, जिसके घर वहां पर हो, जिसका बच्चे वहां पे पढ़ते हो, जो एक जिम्मेदारी ले। एक आदमी अगर आता है एज अ कमिश्नर ही आ जाता है, वो टेम्पररी तौर पे आते हैं, वो 4 महीने 6 महीने के बाद चले आते, तो ओनरशिप कहाँ है? जब जिस अपने इलाके की ओनरशिप आप क्रिएट करेंगे वो वहां पर मेहनत करेगा, और वो चाहे तो टैक्स भी करे अपने आप को उस इलाके में। सारी दुनिया में ये मॉडल है, चाइना इसी पे चल रहा है, बिल्कुल इंडिया में है, ईरान में है, हर जगह है। तो फिर हम क्यों सोच रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं, जब वेस्ट पाकिस्तान बना तो हमारी टोटल पॉपुलेशन 33 मिलियन की थी। बिल्कुल सही। और 4 सूबे थे। आज पॉपुलेशन 250 मिलियन की हो गई है, 4 सूबे और एक हमने IITC बनाया। तो मैं कहने का मकसद ये है कि हम फोकस अगर नहीं होंगे, इंडिया में 14 सूबे थे, आज 36 हो गए हैं। USA की 300 मिलियन की पॉपुलेशन है, 52 हो गए वहां पर। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? तनवीर साहब, 73 का जो आइन है, उस आइन के तहत तो मजीद सूबे बनाना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए कि हर सूबे की असेंबली को 1/3 जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फिर उसका वफाक बन जाएंगे। तो एक ये कि हमारे यहाँ कुछ लिसानी की जो सूरत हाल है, इन सूरत हाल में क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन सर। देखें, हम लसानियत तो सोचे ही नहीं, ये बड़ी बुरी बातें हैं, और इस बेस पे कोई सूबा होना भी नहीं चाहिए। हम तो हर डिवीजन को वहां पर ओनरशिप क्रिएट करें, उसका पोटेंशियल निकालें। 38 डिविजन्स है, 38 अगर $5 बिलियन की एक्सपोर्ट करनी शुरू करते, 200 के करीब बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो जानी है। तो इससे मुआशी तरक्की में इजाफा होगा जी। आप अगर $200 बिलियन की आप एक्सपोर्ट शुरू करते हैं, आप सोचिए तो क्या होगा पाकिस्तान के साथ? कितनी रोजगार जनरेट होगी, कितना टैक्स जनरेट होगा, कितने डॉलर मुल्क के अंदर आएंगे। हम उस पोटेंशियल को टैप नहीं कर सक रहे, जिसपे हमारे को अशद जरूरत है। सही कह रहे। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब SM नकी साहब, जो कि पैटर्न इन चीफ थे UBJ, यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के, FPCCI फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के बहुत बड़े ये मतलब कि मुआशिदा हैं, बहुत सारे अच्छे मुआशी तज़कियाकार भी हैं, बहुत से बिजनेसमैन भी हैं, और इनका कहना है कि पाकिस्तान के अंदर मज़ीद सूबे बनने चाहिए, और मज़ीद सूबे बनेंगे ही तो उसके बाद ही जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक जो मुआशी तरीके का सिलसिला है वो शुरू हो सकता है। मैं
मेरा ख्याल है जी, मेरा ख्याल है कि मैं इसी पर्दे पर कुछ थोड़ा नकी साहब से भी और रहमान साहब से भी गुफ्तगू करूँगा, लेकिन यहाँ मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तो इस गुफ्तगू सिलसिले को जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम तहकीक में हम दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्फे में जाने से कबल जुनैद तकी साहब से और रहमान साहब से तो गुफ्तगू हुई, लेकिन SM तनवीर साहब जो कि UBG यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के बड़े लीडर हैं और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े ताजिर भी हैं। आजकल एक उन्होंने भी बात की कि और मरकज़ में हमारे आर्मी चीफ साहब ने ये बात की थी कि सूबे पाकिस्तान में मज़ीद बनने चाहिए और सूबों की मज़ीद क़याम से यकीनी तौर पर पाकिस्तान में जो मुआशी जमूद है उसको टूटने में फ़र्क पड़ेगा और मुआशी तौर पर हम ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं और गुड गवर्नेंस जो है वो बेहतर हो सकता है। मैं नकी साहब से पूछूंगा, आर यू एग्री विथ हिम? देखिए सर, ये तो बड़ी लंबी डिबेट है। नहीं, मैं शॉर्ट करके बता दें कि आर यू, आप ये समझते हैं कि मुआशी सरमाया बढ़ेंगी इससे? अगर तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने ट्रांसफर ऑफ पावर और ओनरशिप को प्रोटेक्ट करना है तो डेफिनेटली सूबे बनने चाहिए और इसकी हम हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छी मिसालें, जैसे कि आपने अपनी बात में जब SM तनवीर साहब से आप बात कर रहे थे कि जी इंडिया की मिसाल सामने है, ईरान की मिसाल सामने है, चाइना की, ये आपके सराउंडिंग में, ये आपके नेबरिंग है और इन्होंने ये काम करके सक्सेस अचीव की, कोई फेलियर नहीं किया। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव यही है तो डेफिनेटली आपको फौरी तौर पे कर देना चाहिए और हकीकत में इसके ऊपर कोई जो है ना वो ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको तकसीम किया जा रहा है। आपको तो मजीद आपके जो लोग हैं उनको खुशहाली की तरफ, जो लासानियत की जो हाल है पाकिस्तान के अंदर सर, हमने अगर कोई गलत बीज लगा के उसका पौधा परवान चढ़ाया तो हमें आज चाहिए कि उसके बराबर में वो दरख्त लगाएं जिससे आपको समर मिले, न कि जिससे कांटे उग रहे हैं। इसलिए कराची को सूबा बनाने की बात की जा रही थी कि कराची भी कहते हैं कि कराची की एडमिनिस्ट्रेशन होगी तो कराची के हालात बेहतर होंगे, तो इससे फर्क पड़ेगा? देखिए, सिंध में कराची की और पंजाब में वो जो आप बात करते हैं दूसरी एक जो है वहाँ की ज़बान जो बोली जाती है उनकी, वहाँ के लिए वहाँ की इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको इस तरह से जो है ना वो प्रेजेंट इसका प्रपोजल ही इस तरह बनना चाहिए कि देखिए कि ये जो डिवीज़न की बात SM तनवीर साहब ने की, ये इसलिए की कि कोई अगर पसमानदा इलाका है उसी में से उसके मालिकान जो वहाँ मौजूद हैं, जो कमिश्नर होता है या कोई डिप्टी कमिश्नर होता है डिवीज़न में, तो उसी एरिया से बंदा लें और सस्टेनेबल मॉडल बनाएं कि जी आपके जैसे एरिया में कम्युनिटी पुलिसिंग की बात होती है सर, बिल्कुल इसी तरह ही कि जी आप अगर डिवीजन कर रहे हैं तो उनको ये बताएं कि अब आपके यहाँ खुशहाली आएगी क्योंकि आपको वसाइल अब आपको मिलेंगे आपके ही लोगों के पास, और अब आप बरूए कार लाइए वसाइल और अब अपने रोजगार के मौके बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे। जो लोग जो है वो आपस में जब कंपटीशन होगा ना, देखें आज भी एक ही मुल्क के दो शहर हैं, लाहौर और कराची, आपस में है ना, वो कहते हैं जी तो है ना, अच्छा कंपटीशन है ना, इसीलिए हेल्दी कंपटीशन है, तो आप इस कंपटीशन को आगे ट्रांसफर कीजिए और लोगों को भी प्रमोट कीजिए। चले रहमान साहब, आपकी गुफ्तगू रह गई थी कि आपने कहा कि SBC ने वो लेकर आया सारा कुछ। पहले KBC हुआ करता था, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, फिर इसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया गया। आप क्या समझते हैं कि ये जो बनाया गया तो यकीनी तौर पर इसके पीछे कुछ तनाज़ुर होंगे? अब बात आ रही है कि SBC ने ये कानून बना दिया, तो ये कानून सिर्फ कराची के लिए? देखिए, वो कराची के लिए इसलिए कह सकते हैं कि क्योंकि सिंध का जो 96% रेवेन्यू वो कराची से ही जनरेट नहीं बिल्डिंग के कोड जो है सब बिल्डिंग गैर कानूनी तामीरात है, कैसे कराची में हो रही है? देखिए, जो सिंध का सबसे बड़ा, क्या पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है कराची में है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिल्डिंग ग्लास की ज़रूरत है और हाई राइज जितनी कराची में बनती है पाकिस्तान में कहीं भी नहीं बनती। मेरे ख्याल में हैदराबाद में शुरू हो गई। हाँ, हैदराबाद में भी, लेकिन बहुत कम तादाद में है। लेकिन असल देखें, बेसिक ही समझ लें कि ये कानून बेसिकली कराची के ही लिए ही आया है। और देखें, शहर में हम भी चाहते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन भी ना हो, लेकिन उसके लिए जो सिंध गवर्नमेंट को सबसे पहला काम करना है वो कराची में कच्ची आबादी को गोट का खात्मा करना है, क्योंकि कोई भी मेगा सिटी हो उसका अगर हम कराची को देखें 50% से ऊपर एरिया गोट्स और कच्ची आबादी की सूरत में। मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा माजरत के साथ, आप मेरे बराबर में शहर है मुंबई, आप मुंबई गए हैं, अभी चले जाए, कच्ची आबादी कराची से ज़्यादा है वहाँ। नहीं, देखिए उन्होंने कराची, देखिए हाई स्ट्रीट बिल्डिंग भी है, ठीक है, वो वेल प्लान्ड शहर बनाया है, उसका भी जवाब सुन लें। कच्ची आबादी हमसे ज़्यादा है। उन्होंने जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने बिल्डर्स डेवलपर्स के साथ बैठ के फिर गवर्नमेंट्स ने फंड दिए, 1 by 1 कच्ची आबादी को ख़त्म कर रहे हैं।
यही सिस्टम कराची में चाहिए कि आप एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स जो है उनके साथ आप ढाका चले जाए, कच्ची आबादियों का पूरा शहर नजर आता है। कच्ची आबादी खत्म करनी, बनानी तो नहीं। हम लंदन की मिसाल दे देना, आप ढाका की क्यों दे रहे हैं मिसाल, आप न्यूयॉर्क की मिसाल दे दें, आप सिंगापुर की मिसाल दें, ये सारे काम दुबई की मिसाल दें। ये सारे काम हुकूमत में करने हैं सर, बिल्कुल हुकूमत करती है। मैं आपको हमारा आपका कसूर नहीं है। पब्लिक पार्टिसिपेट करती है, लेकिन असल इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने ही लेना है। जैसे आप सूबों की बात कर रहे हैं, तो असल इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेगी। मेरे कहने से सूबे थोड़ी बनेंगे। जमीन कब्जे हुकूमत करवा रही है। मैं तो अपने जमीन कब्जे हुकूमत करवा रही है। बिल्कुल जो जिस गवर्नमेंट की अपना क्या कहते हैं हस्बे इख्तियार है, जिनके पास अख्तियार है, अगर वो इस अहल नहीं है, लोगों की जमीनों पे कब्जा हो रहा है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत कब्जे करवा रही है। जी बिल्कुल, कोई उनके बगैर कोई भी हुकूमती ओहदेदार या किसी न किसी को पावरफुल आदमी होगा तो वो कब्जा करेगा। मैं आप कब्जा कर सकते हैं किसी की जमीन पर, मैं 1 इंच कब्जा नहीं कर सकता। इनकी पुश्तपनाही होती है, 100% होती है। इनके बगैर 1 इंच पे भी कब्जा नहीं हो सकता। आप आर्मी की जमीन पे कब्जा करें ना, फिर आपको पता चलेगा। आप किसी जज की जमीन पे कब्जा करें, आपको पता चलेगा कि वो फिर बताएगा मैं कौन हूं। तो कब्जा किस पे होगा? हमारी और आपकी जमीन, मेरी आपकी जमीन पे कब्जा होगा। तो इसका इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने ही लेना है। और बाईलाज मौजूद हैं, आप विल पैदा करें। किसकी मजाल है यहाँ पर कोई किसी की जमीन पे कब्जा कर ले? इसलिए कि कमीने को कब्जा करने के बाद उस पर कच्ची आबादी बनाई जाती है या मस्जिद बनाई जाती है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फिर होने वाला बिल्कुल यही तो रोना है इस शहर का। नकी भाई आप कुछ कह रहे थे, 1 मिनट। सर, मैं कच्ची आबादी के ऊपर ही आपसे कुछ अर्ज करना चाह रहा था। देखिए, कच्ची आबादी जो है ना, वो आप चाहें तो उसको बदनुमा दाग के तौर पे बना दें और पेश करें और उसी रहन सहन में उनको रख दें। और आप मुंबई की बात कर रहे हैं, मैं आपको इसी पाकिस्तान में मिसाल दे सकता हूँ। आप पंजाब के कच्ची आबादियाँ जिस तरह उनको डेवलप किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है, कच्ची आबादी ही है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज वे में छोटे शहरों में भी अगर आप जाएंगे, आप देखेंगे कि यार ये आबादी तो कच्ची है, लेकिन इतनी सफाई है कि शायद आपको देख के हैरानगी होगी। बिल्कुल निकासी आपका निज़ाम जिस तरह पुराने वक्तों का इसी तरह है कि आपको ज़रा महसूस होगा कि तो ओपन ज़मीन के ऊपर, लेकिन निज़ाम है। अगर आप चाहें तो उसको कर सकते हैं, और आप ना चाहें तो फिर उसको हैज़र्डली इस वक्त भी जो माजरत के साथ हुकूमत सिंध जो घर बना रही है इंटीरियर में, वो इस तरह से हैं जो जिसमें आई वर्क फॉर सिंध जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है हैज़र्डली, कोई प्लानिंग नहीं है। बस आपने जो है ना वो कहा है कि जी आप गांव में 21 लाख मकान बना कर देंगे। आप सर, वो उन्होंने लोगों को असाइन कर दिया है ना कि जी आप अपनी मर्जी से वो यहाँ से इससे जो है वो रॉ मटेरियल ले लें, इससे जो है वो तो कह रहे हैं हम बना के दे रहे हैं। सर, वो खुद उन्होंने असाइन कर दिया और वो हैज़र्डली बन रहा है, कोई ऑर्गेनाइज वे में नहीं बन रहा है। किसी का अगर एक छोटा देहात है, उसमें किसी ने एक घर आड़ा बना लिया, किसी ने टेढ़ा, कोई नक्शा नहीं, कुछ नहीं। ये देखें, ये बदकिस्मती है, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। और हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो 21 लाख घर बड़े और बन रहे हैं सर, मुस्तकलन बन रहे हैं, कई बन गए, आबाद हो गए। जरदारी, आसिफ भुट्टो, कोई प्लानिंग जाकर उन्होंने चाबियां पेश की हैं। हम यही काम हम प्लानिंग से उनको मार्क करके दे देते कि यार इस तरह बनेगा, ये नक्शा है, एक ही नक्शा है, इस नक्शे पे बनेगा, इस तरह इसका निकासी आब होगा, आपकी लाइन। चले आप पहले बात कर लें अपना रहमान साहब, फिर मैं इनसे नकी साहब से एक हॉट इशू पूछूंगा इस पे ही, इनके इंडस्ट्रियल हिफाजत से। जी, यही जो नकी साहब ने बात की, प्लानिंग की ज़रूरत है। और दूसरा एक बात समझ लें कि 21 लाख घर का जो फिगर्स दिया जा रहा है, पाकिस्तान की जितनी, मैं टोटल आबादी की बात कर रहा हूँ, हमारी इस वक्त जो कैपेसिटी, चले 21 लाख पे हम पहुंच नहीं कर रहे। हमें तो आप ये बता दिए कि 800 मखदूम शुमारते कराची में जो है गवर्नमेंट सिंध ने जो उसकी लिस्ट पेश कर दी है, क्या होगा? सर देखिए, उनको प्लानिंग करनी पड़ेगी, एंटरटेन करना पड़ेगा। आपने जब नस्ला टावर को डिमोलिश किया, ऑर्डर किए, लेकिन आपने कोई प्लानिंग नहीं की। वो नस्ला टावर के जो लोग थे आज तक रो रहे हैं। इसी तरह आपने एक जो एंटरटेनमेंट का हमारा गुलशन में एक क्लब था, वहाँ पर आप देखें चूहे, बिल्ली, कुत्ते नज़र आएंगे, लेकिन वो जो एक अच्छा क्लब चल रहा था उसको भी आपने पब्लिक के लिए ख़त्म कर दिया। 18,000 फैमिलीज़ जो मिडिल लोअर क्लास थी या मिडिल क्लास थी, वहाँ से एंटरटेन होती थी। पवेलियन क्लब जो आपने किया, उनके दुकानदार थे, हाँ,
मतलब ये खराब बिल्डिंग हो गई। जैसे गुलजार साहब को गुस्सा था शायद क्या था, तो उन्होंने ऑर्डर दिए और वो खत्म कर दिया गया, उसकी लीज भी खत्म नहीं नहीं, वो खत्म किया ना गया, उससे हमें कोई बहस नहीं है कि पब्लिक, मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ कि बिल्डिंग जो मखदूश है सिंध के कराची के अंदर, उसको क्या, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि रियल्टर्स के कारोबार साहब वाबस्ता है, तो आपके पास तो तजवीज़ होगी ना भाई। तजवीज़ ये है कि देखें उसमें आप कुछ फंड गवर्नमेंट जनरेट करे, कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ, और 1 बाय 1 जो महदूश इमारतें हैं उसको अपना रिकॉन्स्टिट्यूट करें, दोबारा तामीर करें, लोगों को वहाँ पर शिफ्ट करते जाएं, और सबसे पहले कोई उनको वो जगह दें। अगर एक डिमोलिश बिल्डिंग है उसमें 20 फैमिलीज हैं या 25 फैमिलीज हैं, तो गवर्नमेंट 1-2 अपार्टमेंट्स जो ऑलरेडी बने हों गवर्नमेंट को वो मुख्तिस करे, उनको वहाँ से वहाँ मतलब उनको शिफ्ट करे। शिफ्ट करने के बाद लास्ट पिछले प्रोग्राम में मेरे साथ अफजल हमीद साहब थे, आपके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आबाद के, उन्होंने भी यही कहा कि बिल्डर्स ने शायद कि मेरे ख्याल में आप लोगों ने कोई तजवीज़ तो दी होगी ना आगे। तजवीज़ दी जाती है, लेकिन असल में मसला ये है कि गवर्नमेंट की ना विल सामने आती है, ना प्लानिंग सामने आती है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाता है। बस जब कोई बिल्डिंग गिरती है तो एकदम जो है मीडिया पे हाइप आती है, उसमें फिर बड़ी प्लानिंग्स होती हैं, 15 दिन चलती है, उसके बाद फिर खत्म, फिर बात ही कोई नहीं चलती। मतलब ये है कि इसका हल यही है कि आप उसको मतलब कि ऑल्टरनेट, जी बिल्कुल ऑल्टरनेट जगह दें, उसके बाद गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे। और जब तक गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं करेगी, फंड नहीं देगी, कोई सामने नहीं आएगा। तो ऑलरेडी एसोसिएशन मौजूद हैं, जैसे आपने बात की, वो तजवीज़ दे चुके हैं, तो अमल करें उसके ऊपर। और कई तजावीज़ ऐसी मौजूद हैं, ऑलरेडी दी जा चुकी हैं गवर्नमेंट को, और उनको बताई भी जा चुकी हैं। अब सिर्फ अमल दरामद की बात है, उसमें कुछ फंड वफाक भी दे सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये सुबह और ये हमारा शहर जनरेट करता है रेवेन्यू। नहीं, तो इसके लिए भी इससे फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आबाद ने तजवीज़ दी है कि भाई की जो ज़मीन है, उस ज़मीन के ऊपर हम अगर 4 मंजिला बिल्डिंग है बनी हुई, तो हम वहाँ 10 मंजिला बिल्डिंग बनाएंगे। 4 मंजिल में जो रेजिडेंस है उनको 4 मंजिल में हम शिफ्ट कर देंगे बनाने के बाद। 6 मंजिल जो बचेगी वो हमें कमर्शियली बेच के अपने खराजात पूरे कर लेंगे। और ये दुनिया में हर जगह यही होता है। अच्छी बात है। अगर इसमें आपको ना सूबाई की फंड की जरूरत है, ना आपके वफाक की फंड की जरूरत है। फिर भी पड़ेगी। देखें इतना आजकल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी महंगी हो चुकी है। सीमेंट आप देखें 1500 रुपए की बोरी है, सरिया शुदा चले वो कुछ कम हुआ, उसके बाद इवन के आबाद ने ये कहा कि अगर उनको वहां से अल्टरनेट जगह पर शिफ्ट किया गया तो उसका किराया भी 6 महीना साल जो है आबाद देगी। सर आबाद तो अभी नस्ला टावर वालों को फैसिलिटेट नहीं कर सकती, 100 बंदे थे तो नस्ला टावर जो है, नस्ला टावर का केस दूसरा है। नस्ला टावर को इससे ना मिला, ये मखतूश इमारतों का मामला है, इसमें नस्ला टावर का चक्कर नहीं। फैसिलिटेट भी तो उन्होंने करना था ना। मैं तो डिमोलिश की बात इसमें आबाद ने नहीं करना था। आबाद ने नहीं करना था। डिमोलिश हुई थी ना, डिमोलिश हुई थी तो आबाद ने थोड़ी बनाई थी, तो एक बिल्डर ने बनाई थी। सर उसमें आबाद पूरी स्टेक होल्डर थी वहां पर, वो उनका मेंबर था इसलिए स्टेक होल्डर थी। सर उन्होंने जो बात की थी कि हम इसको सेल आउट करेंगे, चले करने के बाद लोगों को एंटरटेन करेंगे, उनको आज तक एंटरटेन नहीं किया जा सका। चाहे वो जुनैद नकी साहब मुझे सब इतना बता दीजिए कि आपने ये मखदूश इमारतों की बातें की, सारा कुछ है, ये फैक्ट्रीज जो चल रही हैं और फैक्ट्रीज हल्की से आग पे गिर जाती हैं और बड़ा ही नाक़िस किस्म का वायरिंग का सिस्टम है और बड़ा मतलब ये कि वहाँ पर ना कोई एहतियाती तदाबीर, इसके हवाले से कुछ बताइए जल्दी से ताकि मेरे पास टाइम कम है। सर देखिए बात असल में ये है, कानून अगर मौजूद है ना तो उसकी पासदारी करना हमारी जिम्मेदारी है। आग अगर आपकी वो आग की शिद्दत का पता है, वो आग की शिद्दत की वजह से, और जब होता ये है कि स्नोबॉल इफेक्ट होता है, एक ऊपर की एक वजन की वजह से पहली अगर मंजिल नीचे आई, चौथी मंजिल तीसरी पे आई, तो इसका मतलब ये है कि फिर तो डिमोलिश होनी ही होनी है। तो इसलिए उस पर कानून की पासदारी अगर नहीं की गई थी और एकदम जो है वो एक्सट्रीम हीट हुई, हर साल होता है, हर जगह होता है। नहीं, कानून की पासदारी इसकी जिम्मेदारी तो एसोसिएशन की है ना कि उनको वो इत्यादि जो भी तदाबीर होती हैं उनको बताएं। सर देखिए मैं आपको अर्ज करूं, इसमें बहुत तकलीफ दे अमल हुआ। लोग जो है वो पोल से पकड़ के जो है वो नीचे उतरे। अब आप देख लीजिए ऑन रिकॉर्ड है, और मैंने वो किसी और चीज़ का इंतज़ार नहीं किया। मैंने सबसे पहले यही बात करी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से ऑन रिकॉर्ड के लिए कहा जा रहा है। जी तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने कोशिशें की लेकिन उस पर काम नहीं जी, ये जिम्मेदारी है हमारी, ये कि हम किसी इंसानी जान से नहीं खेल सकते। अगर कोई फैक्ट्री वाला अगर ये गलत काम करेगा तो कानून को हम हरकत में लाना चाहिए। मतलब आप जो है कानून के साथ रहेंगे 100%। जी जल्दी से बता दीजिए कि आप आखिरी जुमला क्या कहना चाहते हैं जल्दी से। पाकिस्तान जिंदाबाद। बस पाकिस्तान जिंदाबाद और आवाम पाइंदाबाद। देखिए मसला ये है कि हम 70 सालों में जो है ना, जिस हालत में अभी भी आपको पता है, कराची का जहाँ से मैं आया हूँ ना, खून के आंसू होता है। मुझे पता है, खून के आंसू दिल रो रहा है कि यार एक छोटी सी बारिश, ऐसी बारिश सिंगापुर में या मलेशिया में रोजाना होती है,
एक बारिश ने कराची का ये हाल कर दिया, अगर 3 बारिशें होंगी तो ये शहर ही नहीं बचेगा। मेरे ख्याल है कि अगर वो सवाबी और बाजोड़ वाला सिलसिला आ जाए, खुदा ना खास्ता, तो फिर क्या सूरत, या सुनामी आ जाए तो अल्लाह ताला रहम करे। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ना। बहरहाल दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, टाइम की कमी है वरना मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, बात यह है कि जो कुछ भी है वो आपके सामने हमने रख दिया, कौन सही है कौन गलत है ये फैसला करना आपका काम है। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।